हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। चलिए, अभी तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे वो टॉपिक थे हमारे पॉल्यूशन के जो मेन एरियाज थे वो। अब यहाँ से जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी पॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। अब वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है जो मेन टर्म्स नई सामने आई हैं पॉल्यूशन के एरिया में, प्रदूषण के एरिया में। तो अब हम उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे बायो कवर हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नई टर्म आई कि भाई बायो कवर क्या होता है, तो इसको समझेंगे। तो ये सारी चीजें, हम जितने भी टर्म्स नई मार्केट में आई हैं कि भाई हमने पहली बार सुनी या सुनी तो थी लेकिन पढ़ी नहीं, तो उसको आज हम कवर करेंगे और ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक रहेगा। एक रहेगा आपका सॉइल का जो अम्लीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, जो एसिडिफिकेशन हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मृदा का अम्लीकरण हो जाता है उसे कैसे ठीक करना होता है और ये होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बायो कवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये डंपिंग एरिया में जितना भी आप देखोगे तो वहां पे ये यूज किया जा रहा है, तो इसको पढ़ेंगे। तीसरा, यहीं से आगे बढ़ें तो एक ग्रास हुपर इफेक्ट सामने आया है, बहुत न्यूज में रहा, तो ग्रास हुपर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं से अगर हम चौथे टॉपिक की बात करें जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको समझना होगा, और वो एक रिपोर्ट के बारे में है। किसके बारे में है भाई? रिपोर्ट के बारे में है। और यही इसी रिपोर्ट के बिहाफ पर हम बहुत सारी चीजें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो लिख लीजिए उसको भी। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या हो जाएगा भाई? कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। ठीक, तो यहां से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारे आज के जो 4 टॉपिक्स हैं, सॉइल का अम्लीकरण, इसके बाद एक ग्रास हुपर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका बायो कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कार्बोनेट का जो कंपनसेशन डेप्थ है वो क्या है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रदूषण के अंदर इस टॉपिक को। और सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपका सॉइल एसिडिफिकेशन है। ठीक है, सॉइल एसिडिफिकेशन, हेडलाइन डालिए सारे बच्चे। सॉइल का एसिडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अम्लीकरण कहते हैं इसे, अम्लीकरण। तो लिख लीजिएगा अम्लीकरण, जल्दी से लिखें, अम्लीकरण। देखो, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ऐसा तो नहीं होगा, ये पूरे वर्ल्ड में ही रहता है ना। तो उसके बिहाफ पे चीजों को समझेंगे, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सॉइल एसिडिफिकेशन होता क्या है। अगर इसी के शब्द से हम इसे तोड़ें, अगर इसी के शब्द से तोड़ें कि जो भाई मृदा अम्लीकरण है जिसे हम सॉइल एसिडिफिकेशन कह रहे हैं वो क्या है। अम्लीकरण का क्या मतलब होता है कि अम्ल से क्या हो जाए, एसिड से हमारी जो जमीन है वो ग्रसित हो जाए। क्या हो जाए भाई? उससे ग्रसित हो जाए, उससे फुलफिल हो जाए। क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। क्या चीज हुई है? सॉइल हुई है। सॉइल अगर क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मृदा का अम्लीकरण। मिट्टी का जब क्या हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। अब यहां से ये चीज समझनी होगी, दूसरी पॉइंट, कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, एसिडिक कैसे हो जाती है, जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक कैसे हो जाती है। तो क्लियर याद रखना कि जो सॉइल का पीएच है, क्या है, जो सॉइल का पीएच है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब आपका लेस देन 7 हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर उससे कम होती है
तो ये एसिडिक हो जाती है, और अगर उससे ज्यादा होता है तो वो एल्कलाइन हो जाती है। गॉट इट? यहां से चीजें बहुत क्लियर समझनी होंगी। यहां से आप पीएच स्केल को भी समझ गए कि भाई पीएच स्केल में जब कभी भी 7 पे आपको कोई चीज दिखाई देगी तो वो न्यूट्रल है, ना वो आपकी एसिडिक है ना वो आपकी एल्कलाइन है। लेकिन जैसे ही वो 7 से नीचे जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगी, और जैसे ही वो 7 से ऊपर जाएगी तो वो एल्कलाइन हो जाएगी। जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे आपका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। क्लियर है ये? आगे बढ़े तो यहां से ये प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। मृदा का पीएच 7 से कम होने पर इसे अम्लीय माना जाता है। अब ये पीएच कम हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है आपके एक तो नेचुरल, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, या जैसे आप देखेंगे एसिडिक रेन हो रही है, बहुत ज्यादा किसी जगह पे एसिडिक रेन हो रही है जिसे हम एसिड रेन बोल देते हैं, वो भी इसका कारण बन सकती है। या ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि आप कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जो आपकी जमीन को क्या बना रहे हैं? एसिडिक बना रहे हैं, तो उसके कारण भी ये होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा कि भाई इसके मेन कारण क्या है, इसके रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा एसिडिफिकेशन इसका हो रहा है। तो पहला, अमोनियम आधारित जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका लगातार इस्तेमाल, जो कि किस में आता है? ह्यूमन एक्टिविटी में आता है। भाई ह्यूमन ही तो एक्टिव, ये जो हरकत है वो ह्यूमन ही तो कर रहा है। तो इस वजह से आपको ये देखना होगा जो अमोनिया के बेस्ड फर्टिलाइजर हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल हमारी जमीन को क्या कर रहा है? अम्लीय कर रहा है। दूसरा, औद्योगिक उत्सर्जन, जितनी भी इंडस्ट्रियल हमारे उत्सर्जन हो रहे हैं उनकी वजह से भी, उनके पानी की वजह से, उनके जितने भी इवेपोरेट होकर जो भी मतलब मटेरियल्स वगैरह उनके इवेपोरेट हो जाते हैं, वो प्रदूषण फैलाते हैं और फिर ज़मीन पे आ जाते हैं, उनकी वजह से भी ये खराब होता है। फिर वहाँ से वर्षा, जैसा मैंने बताया कि नेचर भी तो कुछ ना कुछ हरकत करती होगी, तो रेन ये हुआ। फिर यहाँ से जैविक प्रक्रियाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैविक प्रक्रियाएं वहाँ पर उस तरीके से काम करती हैं। और सबसे आखिरी में लाइकेन और शैवाल चट्टानों का टूटना। अब ये तो सारे हुए फैक्टर्स जिनकी वजह से ये एसिडिक हो रही है। आपको अगर इस मैप के थ्रू समझना होगा तो आप इससे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे आपको दिखाई देगा कि भाई मृदा अम्लीकरण के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट हैं, वो क्या क्या है। तो इफेक्ट को भी समझना होगा। ठीक है, इफेक्ट भी बहुत जरूरी हो जाते हैं उनको समझना। पहला, पौधे की वृद्धि और पोषक तत्वों की जो उपलब्धता पर इसका असर पड़ता है। जो आपके पौधे होते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, उनकी वृद्धि पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका इकोसिस्टम है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मिट्टी के जीव विज्ञान पे असर पड़ता है। जो आपकी सॉइल है उसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी चल रही है वो भी खराब होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ कीटनाशकों की प्रभावशालीता बदल जाती है। अगर कुछ कीटनाशक हमारे वहां पे हैं तो उनकी भी प्रभावशालीता इससे इफेक्ट करती है। और लास्ट, जब मृदा का पीएच 5 तक गिर जाता है तो एल्युमिनियम विषाक्तता एक बड़ी समस्या बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मैंने क्या बताया कि भाई 7 से जब नीचे जाती है, और ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर 5 भी आ जाए, कहां तक? 5 भी आ जाए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है? यहां पर एल्युमिनियम विषाक्तता बढ़ जाती है, उसकी परेशानियां आपको दिखाई देंगी। क्लियर? तो यहां आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इससे इफेक्टेड ये पॉइंट आपके सामने है। क्लियर? इनको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट है भाई कि इसको सही कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये जो अम्लीय हो गई है जमीन
उसको हम सही कैसे करें। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या कसना है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा ना, चूना सफेद सफेद है ना। चूना और सल्फर से मिट्टी के पीएच को बेअसर किया जा सकता है कि आप अपनी जो सॉइल है उस पर ट्रैक्टर से या किसी भी उपकरण से क्या करिए, चूने को पूरे में फैला दीजिए। क्या कर दीजिए, फैला दीजिए। किसको, चूने को। तो चूने को और सल्फर को भी आप इसको पूरे एरिया में फैला दीजिए, उससे ये ठीक हो सकता है। दूसरा, डोलोमाइटिक चूना और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे जो यौगिक हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों अगर यौगिकों का हम यूज करें तो भी हमारा जो पीएच स्केल है जो कम हो गया है वो बढ़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताओ, सारे लोगों को समझ में आ गया? तो हमने इस पूरी जो टर्म थी उसको बहुत अच्छे से समझा और अब मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से बहुत इजीली समझ लेना कि भाई जो अम्लीकरण होता है उसमें पीएच कम हो जाता है। कम कितना होता है सर? जो 7 होता है उससे लेस चला जाता है, उससे लेस चला जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होती है, इससे हमारी जो जमीन होती है वो खराब हो रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया में जितनी भी एसिडिक चीजें हैं, जो अमोनिया के हमारे क्या हैं, जो हमारे अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी वजह से ये जमीन हमारी एसिडिक हो गई थी। अब इसको सही कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो चूना होता है उसका यूज करें प्लस सल्फर का यूज करें तो इससे हम निजात पा सकते हैं। क्लियर? अपने जो जमीन है उसका पीएच बढ़ा सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चे? बताओ भाई, सबको बताओ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आप अगली न्यूज, अगली टर्म है हमारी बायो कवर। लिखो, बायो कवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बायो कवर। बायो कवर, आ जाओ, बायो कवर हेडलाइन डालो, बायो कवर हेडलाइन डालिए और फिर चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने डंप साइट देखी है? इस फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। ये जितने भी कूड़ा कचरा, डंप साइट क्या होती है ये भी समझ लो, यहीं पे बता देता हूं। जो डंप साइट्स होती हैं वो साइट्स हैं जहां पे कूड़ा कचरा ये सब डाला जाता है, खत्म करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अपने शहर से बाहर बनाए जाते हैं ये। ठीक है, उसी को हम डंप साइट्स कहते हैं। ठीक, अब ये टर्म तो समझ में आ गई कि भाई डंप साइट्स क्या है। अब यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? यहां पे प्रोड्यूस होती है मीथेन। क्या प्रोड्यूस होती है भाई? मीथेन। तो इसी मीथेन से आपको अपनी स्टडी को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि मीथेन का ही क्या करना है हमें? मीथेन का ही उपचार करना है, मीथेन को ही खत्म करना है। और किस रूप में खत्म करना है? उसका आपको ऑक्सीकरण करके उसी के द्वारा इसको खत्म किया जाएगा और फिर हम इससे निजात पा लेंगे। तो बायो कवर यही है, मोटा मोटा तो यही है। चलो अब इसकी पढ़ाई करना शुरू करते हैं भाई। देखो बायो कवर क्या कह रहा है समझना। बायो कवर, बायो कवर क्या कहता है? बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीकरण प्रणालियों का उपयोग विशेष रूप से लैंडफिल खनन से प्राप्त सूक्ष्म अंशों का उपयोग करने वाले बायो कवर मीथेन नियंत्रण के लिए एक आशाजनक मॉडल प्रस्तुत करता है। अब ये इतनी जो खतरनाक लैंग्वेज होती है किताबों की, उस पर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना भाई। क्यों? क्योंकि मैंने एक आसान भाषा में बताया कि भाई जो आपकी मीथेन जनरेट हो रही है, क्या हो रही है? जो मीथेन जनरेट हो रही है ड्यू टू आपकी डंप साइट्स। अब इस मीथेन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? आपके ऑक्सीकरण के मेथड से, ऑक्सीकरण के मेथड से इसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। और इसी को मेथड को, जो ऑक्सीकरण का मेथड है, इसी को बायो कवर की संज्ञा दी गई है, बायो कवर का नाम दिया गया है। क्लियर हुआ? यहां से ये चीजें समझ में
आसान हो जाएंगी, ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। क्लियर? अब थोड़ी सी चीजें और समझते हैं कि भाई बायो कवर क्या है। बहुत इजी है, वैसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन अगर इसी को आप इस फोटो से देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। देखो, बहुत बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम बेस से समझने की कोशिश करना। ये क्या था हमारा भाई? ये लैंडफिल्स वेस्ट है, जो हमारा कूड़ा करकट है वो यहाँ पे हमने इकट्ठा किया है। इस फोटो को समझना ना, पूरा समझ जाओगे। कूड़ा करकट यहाँ पे हमारा इकट्ठा है, कूड़ा कचरा। अब यहां से जनरेट क्या हो रही है? यहां से जनरेट हो रही है CH4 CO2, ये जनरेट हो रही है यहां से। ठीक है, मैक्सिमम चीजें क्या हैं, किसकी हैं? मिथेन की हैं। किसकी हैं? मिथेन की हैं। ये ध्यान रखना, मिथेन बहुत ज्यादा अमाउंट में है यहाँ पे। इसी वजह से आप देखोगे कि जो मिथेन है वो जितने भी दलदली एरिया हैं, सड़े कचरे जो सामान होते हैं वहां पे जनरेट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब ये क्या करते हैं? इसको ढक देते हैं, इसी एरिया को ढक देते हैं। और इसी ढकने के प्रोसेस को किससे ढकते हैं? कॉम्पोजिट बेस्ड बायो कवर। इन्होंने एक लेयर बना दी जो कि आपके जनरेट करा देंगे बैक्टीरियाज को। क्या? किसको? बैक्टीरियाज को यहां जनरेट करा देंगे। अब बैक्टीरिया यहां जनरेट हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो मिथेन है वो किस में चेंज हो जाती है? CH4 चेंज हो जाती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये चीज ही समझनी है। क्लियर? जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो। अब ये जो एरिया है ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई जो आपकी CH4 है जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है डंप एरिया, उसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है। उस पूरे एरिया में आपको लेयर बना दी जाएगी किसकी? एक छिद्रपूर्ण, लिख लीजिए, छिद्रपूर्ण मटेरियल परत ये बना दी जाती है। और मैच्योर कंपोस्ट की ऑक्सीकरण परत भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, हो गया। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं क्या? CH4। तो CH4 को ही कवर करना, कंट्रोल करना क्या कहलाता है? बायो कवर कहलाता है। हो गया? CH4 को ही कंट्रोल करना बायो कवर कहलाता है। तो मैंने ये चीज बताई कि बायो कवर एक प्रकार का मीथेन ऑक्सीकरण सिस्टम है। ध्यान से समझना, बहुत समझा चुका हूं, बस आपको किताबी भाषा लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको लिखनी होती है। बायो कवर एक प्रकार का मीथेन ऑक्सीकरण सिस्टम होता है जो मीथेन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए एक लैंडफिल खनन, जिसको हम जो आपका कचरे वाला डंप साइट था उसको कहते हैं, उससे निकलने वाली महीन अंश की सामग्री का उपयोग करते हैं। और ये जो मैं शब्द बोला था, छिद्रपूर्ण सामग्री परतें जो कि सीधे लैंडफिल के ऊपर रख दी जाती हैं, जिसके परिपक्व खाद की ऑक्सीकरण परत के द्वारा कवर किया जाता है। और उससे क्या होता है? मिथेनोट्रॉफिक, मिथेन उपयोग करने वाले बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और उससे उन बैक्टीरिया से, जिनका मैंने बताया था कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोफिल्टर के रूप में कार्य करने लगते हैं। और इसके द्वारा मिथेन को CO2 में चेंज कर दिया जाता है और मिथेन उत्सर्जन को कंट्रोल कर लिया जाता है। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपके, और यही बात मैंने यहाँ पे फोटो में समझा दी थी। क्लियर है ये बात? चलिए, तीसरा टॉपिक लिखिए। तीसरा टॉपिक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रास हुपर इफेक्ट। जल्दी से लिखें, ग्रास हुपर इफेक्ट, जल्दी लिखो भाई, ग्रास हुपर इफेक्ट। अब ये क्या है इसको समझो। आपने ये नाम सुना होगा ग्रास हुपर, है ना, आपने देखा भी होगा, इसी रंग का होता है, हरे हरे कलर का। तो ग्रास हुपर क्या करता है, यहाँ बैठा होता है तो यहाँ से उड़ जाता है यहाँ पे, यहाँ बैठा है यहाँ से उड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बैठा है यहाँ से उड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज ग्रास हुपर की टेंडेंसी है। क्या है, टेंडेंसी है। इसी वजह से इसको हुप इफेक्ट भी कह देते हैं बहुत सारे लोग। क्या कहते हैं, हुप, उछल उछल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। क्लियर। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। इसका एक और नाम है जो कि आपको बहुत अचंभित करेगा और अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है वैश्विक आसवन। ठीक है, ग्रास हुपर इफेक्ट ऑल्सो नोन एज वैश्विक आसवन या ग्लोबल डिस्टिलेशन। लिख लीजिए, ग्रास हुपर इफेक्ट को ही हम वैश्विक आसवन कहते हैं और वैश्विक आसवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल डिस्टिलेशन। गॉट इट, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब ग्रास हुपर मैंने अभी समझाया था, टिड्डी होता है ना, तो उसी को कहते हैं ग्रास हुपर। अब ये क्या है, एक भू रासायनिक प्रक्रिया है जो कि प्रदूषकों को पृथ्वी के गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर ले जाती हैं। जैसे मानो, अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत आराम से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले डाल लीजिएगा, वहां पे लिख भी दिया है मैंने, तो वेरी भी लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से आर्कटिक बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है और कई न्यूज आ रही हैं आर्कटिक से। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब ये दोनों टर्म्स आपकी चीजों को समझा चुके हैं। यहां से अब देखो ये काम किस तरीके से करता है। इसमें 3 स्टेप याद रखने हैं। एक है वाष्पीकरण, जिसको एवेपोरेशन करना है। हिंदी में वाष्पीकरण एवेपोरेशन को भी कहते हैं और वाष्पीकरण कंडेंसेशन को भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए इंग्लिश के टर्म रखे हैं मैंने कि एवेपोरेशन किसका, हवा के माध्यम से इन पोल्यूटेड चीजों का, जो पीओपीज होते हैं उनका, और फिर कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले वाष्पीकरण में, एवेपोरेशन में रसायन गर्म क्षेत्रों से वाष्पित होकर हवा में चलते जाते हैं। समझ में आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा है तो आप समझा। यहां जनरेट हुए, यहां से हवा के माध्यम से ऊपर चले गए, फिर यहां पर वो क्या करते हैं, रसायन हवा के साथ फैलते हैं, फैलने लगते हैं पूरे एरिया में। तीसरा कि कंडेंसेशन, ठंडे क्षेत्रों में पहुंचने पर रसायन तरल में संघनित हो जाते हैं, तरल लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे संघनित हो जाते हैं। यही तो है पूरा, ठीक है, क्योंकि गोल है इस तरीके से। तो अब अगर इसी को मैं यहाँ चेंज करके आपको बताऊं कि भाई इस वाली पिक्चर में समझना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो समझनी होगी कि इन दोनों को ही ग्रास हुपर इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, ग्लोबल डिस्टिलेशन को ही ग्रास हुपर इफेक्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब समझना, इसी पिक्चर की फॉर्म से समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आया कि ये कहां पे हो रहे हैं जनरेट, ये वार्म रीजन में जनरेट हो रहे हैं, जिसे हम लो लैटिट्यूड्स कहते हैं। लो लैटिट्यूड्स मतलब निम्न अक्षांश। अब निम्न अक्षांश मतलब कि जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, जहां पे आपको 0 डिग्री, आपका 20 तक मान लो, है ना, नीचे भी 20 तक मान लो, तो यहां पर आपका क्या है, ये लो लैटिट्यूड से निम्न अक्षांश है। ऊपर क्या है, उच्च अक्षांश है, जिसे हम पोलर रीजन्स कहते हैं, 90 डिग्री, है ना, ये उच्च अक्षांश है, यहाँ पे लैटिट्यूड ज्यादा है। अब यहाँ पे ये जनरेट हुए, यहाँ पे ये विकसित हुए। अब विकसित होने के बाद टेम्परेचर तो हाई है यहाँ पे। अब जब ये टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने की वजह से ये ऊपर उठे और ऊपर उठ के हवा में घुल गए। किस में घुल गए, हवा में घुल गए, ऊपर आ गए हैं।
अब यहां पे फिर से आपको जो यहां टेम्परेचर था वो तो यहां नहीं है, टेम्परेचर कम हुआ, फिर से डाउन, फिर से डाउन, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर ऊपर, फिर टेम्परेचर डाउन, फिर ऊपर, और यहां पे ये एकदम घुल जाते हैं। तो यही चीज करना, ये जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसी को हम हूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हूप करना। ठीक है, अब यही आपको ग्रासहूपर की नेचर में दिखेगा, इसी वजह से इस पूरे हूप सिस्टम को ग्रासहूपर नाम दे दिया गया है। अब ये आपको समझना है, जो आर्कटिक रीजन है वहां पे ये ज्यादा मिलने लगे हैं, और जबकि वहां जनरेट नहीं हो रहे हैं, यहां पे जनरेट नहीं हो रहे, जनरेट हो रहे हैं यहां, और यहां से यहां पे इफेक्ट कर रहे हैं। अब वहां पे अगर ये जनरेट होते तो वहां की स्पीसीज वगैरह, वहां के ह्यूमन इससे परिपक्व तरीके से लड़ना जानते, लेकिन वहां होते ही नहीं है, तो इसी वजह से वहां ये इफेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। वहां के लोगों को कैंसर हो रहा है, वहां के लोगों में मोटापा आ रहा है, इसी वजह से। तो ये जो पीओपीज हैं उनकी वजह से वहां बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो रही हैं। क्लियर? अब मैं जो ये शब्द बोल रहा हूं पीओपी, उसकी फुल फॉर्म होती है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। लिख लीजिएगा। अब ये होते क्या है? ये जितने भी आपके प्रदूषक होते हैं और जो कि क्या होते हैं? स्थायी कार्बनिक होते हैं। गॉट इट? जैसे आपके कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स जिन्हें कहते हैं, औद्योगिक रसायन और दहन उपभोक्ता, ठीक है, पारा, सीसा, ये सारे के सारे लिख लीजिए। अब ये घटित कहां हो रहे हैं? ये पोल्स पे और पर्वत शिखरों पे, जहां पे आपका टेम्परेचर कम है, ये ठीक है। और पोल्स तो आपको मैंने बता ही दिया, आर्कटिक का बताया ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहां से पूछा जाएगा इस बार क्वेश्चन आर्कटिक जोन से। क्लियर? तो ये हमारी तीसरी न्यूज रही। और अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये अब ये रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें ये पता चला था, और ये रिपोर्ट 2 संस्थाओं के द्वारा जारी की गई। अब वो कौन कौन सी थी उनका नाम भी जान लो। ACAT, अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स, ये पूछा जा सकता है कौन सी संस्था है, ACAT। और दूसरा IPEN, इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क। लिख लें, ACAT और IPEN। गॉट इट? तो ये दोनों संस्थाओं की मिलीजुली एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि भाई ग्रासहूपर इफेक्ट की वजह से आर्कटिक जोन में बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। चलो अब लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं आज की, और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है CCD। लिख लीजिए, CCD, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। चलो इसके बारे में समझते हैं और बढ़िया से बात को खत्म करते हैं। आपको ये चीज तो समझ में आ जाए, पहले ही क्लियर कर दूं, ये महासागर से रिलेट होती है। महासागर से क्या करती है? महासागर से रिलेट करती है ये न्यूज। दूसरा, अगर वहां से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ कार्बोनेट शब्द भी होगा, तो बिल्कुल कार्बोनेट महासागर में जब जा रहा होता है तब वहां पर इसके शब्द की गणना की जाती है। तो कार्बोनेट क्षति गहराई, अब समझ रहे हैं? इससे बढ़िया आप CCD का क्या कर लेना, आप इंग्लिश में याद कर लेना, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्या क्या, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से 1 सेकंड देना, अपने आप चीज समझ में आएंगी। बोला कि महासागर से रिलेट करती है। अब महासागर में वो एरिया, ठीक है, महासागर में वो एरिया जहां पर आपकी जो गहराई है
वो गहराई महासागर की जहां पर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसकी आपूर्ति दर, कैल्शियम कार्बोनेट की आपूर्ति दर विघटन की दर के बराबर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीसीडी कहते हैं। जब आपकी वो गहराई का लेवल जहां पर आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, आपूर्ति दर है, वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है विघटन की दर से, तो ये बराबर हो जाती है और कहलाती है क्या? सीसीडी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें शब्द आ रहा है, ये बीच वाला, इसको भी समझेंगे, है ना, आइसोक्लाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको यही बता देता हूं। चलो, ये वो जगह है, ये वो लेयर है जहां पर घुलना शुरू होता है। घुलन प्रक्रिया यहीं पे शुरू होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। जल्दी से बना लेना इसको, और इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके महत्व क्या है, सीसीडी क्यों जरूरी है, ये भी समझ ले। हमें समुद्री कार्बन चक्र में हुए पिछले परिवर्तन को समझाने में मदद करती है। दूसरा, देखो ये चीजें ना सिर्फ एक बात सुनने की हैं, जो समझने वाली चीज थी वो मैंने समझा दी, ठीक है। ये जो सुनने वाली चीज है उसको समझ लो। इसमें गहरे समुद्र के तलछट का वितरण को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि जब हम इतने डेप्थ में जाएंगे तो उससे हमें तलछट के भी बारे में पता चलेगा। फिर हमें समुद्री परिसंचरण और रसायन विज्ञान में परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। हमें समुद्री और वैश्विक कार्बन चक्रों के मॉडल बनाने में भी मदद मिलती है। तो ये तो स्टडी के रूप में काम आता है। अब आखिरी में कि जो सीसीडी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लो। एक है तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं भाई। एक है दबाव, जिसे प्रेशर कहते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, उसकी जो कंटेंट्स हैं वो, और आखिरी में आपके अनाज के आकार, जो ग्रेन साइज हैं वो किस तरीके से घुलते हैं, ये भी आपको इसी चीज से पता चलता है कि भाई वो कितना प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने 4 न्यूज़ बढ़िया से कंप्लीट करी, बढ़िया से समझा और कोशिश किया कि भाई आप लोगों को समझा पाऊँ। जितने बच्चे आप देख भी रहे हैं वो सारे इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इतना क्लियर कर लीजिए। देखो, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन समझ रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आप कितना फोकस देके चीज़ें सुन रहे हैं। अगर आप चीज़ों को जो मेन पॉइंट है उसको सुन लें और उसको समझ लें, उसके बाद सारी कहानी समझ में आ जाती है। तो आप कितना उसको समझ पाए, जो मेन बात थी उसको कितना सीख पाए, तो वो बढ़िया से उसको सीखिए और अपनी तरफ से भी थोड़े से एफर्ट लगाइए, तो आपको फिर इस टॉपिक से कोई भी परेशानी नहीं होगी और सारे क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।